दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर हमें देखने मिलेगा देश के अंदर होस्ट होने वाला पहला मोटो जीपी रेसिंग इवेंट, और ये होगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो दोस्तों मैंने वैसे अराउंड 6 महीने पहले ये खबर दी थी कि मोटो जीपी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ डील साइन हुई या कह सकते हो पार्टनरशिप साइन हुई, जिसके अंतर्गत देश के अंदर ये रेसेस एंड इवेंट्स को होस्ट करने के लिए काफी ज्यादा सीरियसली विचार किया जा रहा था। और अभी डेट्स के साथ में भी पता चल गया है कि 22 और 23 सितंबर 2023 को हमें देश के अंदर मोटो जीपी रेस देखने मिलेंगे। तो जो भी अभी फैंस है यहाँ पर बाइक रेसिंग के, उनको यहाँ पर काफी अच्छा एक इवेंट देखने मिलेगा देश के अंदर। यहाँ पर वैसे ब्रांड यूपी को प्रमोट करने की भी कोशिश की जाएगी ओनरशिप के दौरान। जो कमर्शियल जायंट्स है उनकी स्पॉन्सरशिप भी यहाँ पर मिलने में सक्सेस मिला है इस इवेंट को। अब देखते हैं इवेंट किस तरीके से होस्ट होता है और क्या ये इवेंट नींव रखता है देश के अंदर ऐसे ही जो हाई एंड मशीन इवेंट्स है उनको आगे भी फ्यूचर में बढ़ाने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एक एयरपोर्ट मैनेजमेंट ट्रांसफर से रिलेटेड, जहां पर पॉसिबिलिटी है कि जो कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी मैनेजमेंट को या तो टाटा एयरपोर्ट ग्रुप या अडानी ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों करेंटली कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एआई संभालती है, और क्योंकि एआई गवर्नमेंट एंटिटी है तो ठीक से संभाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है ऑपरेशंस के हिसाब से, ना यहाँ पर जो चीजें बेसिक एयरपोर्ट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है वो ढंग से हो पाती है, और ऑब्वियसली पैसों के लिए भी एक सिंक बन चुका है। प्राइवेटाइजेशन के जरिए इस एयरपोर्ट का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश गवर्नमेंट ने शुरू कर दी थी, जिसके अंतर्गत अनइंटरप्टेड सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए किसी न किसी कंपनी को ढूंढा जा रहा था। तो यहाँ पर दो नाम सामने आ रहे हैं, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप। अडानी ग्रुप ऑलमोस्ट देश के सारे बड़े एयरपोर्ट्स आज के डेट में ऑपरेट कर रही है। टाटा ग्रुप ऐसे नहीं कि ऑपरेट नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई डिसीजन बन के हमें ये एयरपोर्ट प्राइवेट हैंड्स में ज्यादा हुआ नजर आएगा, जिसके बाद में इसका ऑपरेशन ज्यादा ठीक से होने लगेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो इंडिया ने किए एक बड़े अचीवमेंट से रिलेटेड है, जहां पर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंट्री या जो टॉप कंट्री निकल कर आई है लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग्स के हिसाब से, वो है इंडिया। अब दोस्तों ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन नाम की एक चीज होती है जो यूएसजीबीसी देती है। आपने कभी कभी सुना रहेगा कि ये बिल्डिंग प्लैटिनम ग्रीन सर्टिफाइड है, गोल्ड ग्रीन सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये होता है कि जो बिल्डिंग को बनाने का तरीका है, जो सिस्टम्स उसके अंदर लगाए गए हैं, जो एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स वगैरह है, ये बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से कम पॉल्यूशन वो बिल्डिंग क्रिएट करती है या एनर्जी का इस्तेमाल करती है या कार्बन रिलीज होता है उन बिल्डिंग्स में से। और चाहे फिर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सोलर पैनल्स हो, बिल्डिंग के अंदर नेचुरल लाइट का यूजेज हो, प्रॉपर तरीके का कंक्रीट हो, अंदर ग्रीनरी हो, सब के सब चीज़ें यहाँ पर काउंट होती है। और इंडिया के अंदर जो कि इनफैक्ट अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन के सबसे थोड़ा पीछे इन देशों से, उन्होंने यूएसए और चाइना दोनों देशों से ज़्यादा इस तरीके की ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ये है, इसकी वजह से ऐसा नहीं कि इंडिया खुद से सर्टिफिकेशन देके खुद को टॉप पे लेके आ रहा है। और अपने आप में इंडिया दोस्तों वैसे वन ऑफ द ओनली फ्यू कंट्रीज रहा है जो क्लाइमेट समिट्स थे पेरिस वगैरह के, उनके अग्रीमेंट्स को एक्चुअल में फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। सब बड़ी कंट्रीज ने साइन कर दिया लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे। इंडिया अकेला एक बड़ा देश है जो इस तरीके से चीजें कर पा रहा है, तो ये भी दुनिया को देखने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर निकल आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से रिलेटेड। तो दोस्तों 2 दिन पहले एक आस्पेक्ट आया था इंफो न्यूज के अंदर, जहां पर हमने बात की थी कि देश के अंदर बुलेट ट्रेन लाइंस अगली वाली जो है वो अब तक शुरू क्यों नहीं हो रही काम के हिसाब से वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर मिला है, जहां पर जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड है, इन्होंने कहा है कि इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट्स तैयार कर ली है कुछ नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए। और इन रूट्स की बात करें तो ये है न्यू दिल्ली टू कोलकाता, न्यू दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, दिल्ली टू अमृतसर वाया चंडीगढ़। तो दोस्तों ये सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है, यहाँ पर आरवीएनएल ने ये जो रिपोर्ट्स बनाई है ये अब ऑब्वियसली बाकी रेलवेज को जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी, एनएचएआरसीएल को जाएगी, जिसके बाद में जो बजटिंग की बात होगी और फाइनली डिसाइड होगा वो लाइन बननी है कि नहीं बननी है। लेकिन गवर्नमेंट लाइंस के बारे में सोच रही है, एटलीस्ट रिपोर्ट्स बना रही है, ये बात हमें क्लियरली समझ में आ रही है। तो प्रॉबेबली जब मुंबई अहमदाबाद की लाइन खुल जाएगी उसके बाद में बजट और रिस्पॉन्स और कई दूसरी चीज़ों को देखते हुए हमें इन लाइंस में से किसी एक लाइन पर दूसरा काम शुरू होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिन्होंने कहा है कि वो फेज 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली बेस्ड कंसल्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो लाइन नहीं होगी कोची मेट्रो की वो होगी अलुवा से लेकर कोची एयरपोर्ट एक्सटेंशन। तो वैसे दोस्तों ये फेज 3 अंतर्गत प्रोजेक्ट में आता है, जहां पर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कंपनी ये काम करेगी। और वैसे दोस्तों इसका स्टडी वगैरह जो वो 2014 में हो गया था, लेकिन ज्यादा देर से इसका काम नहीं हो रहा था। वाटर मेट्रो पे काम ज्यादा देर से शुरू हो गया था, लेकिन अब जो फेज 2 एंड 3 ऑफ कोची मेट्रो है वो भी बनना शुरू हो सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड, जब साउथ वेस्टर्न रेलवे ने ट्रायल कंडक्ट किया है एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस का बेंगलुरु और हुबली धारवाड़ के बीच में। तो ये मंडे मॉर्निंग को ट्रायल लिया गया। सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस होगी कर्नाटका की, जो
जो लोगों को सर्व करेगी और जल्दी इसको पैसेंजर सर्विसेज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो प्रोबेबली इसी साल हमें जो है एमपी और गुजरात का सेक्शन ओपन होते हुए नजर आएगा, लेकिन लास्टली महाराष्ट्र सेक्शन अगले साल या उसके अगले साल जो है हमें ओपन होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन इस जो नई सेक्शन है 244 किलोमीटर का, ये बनने के बाद में हमें बहुत लंबा स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लोगों के लिए यूज होता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे देश के अंदर के कंट्री ऑफ ओरिजिन चेक से रिलेटेड है। तो आप जानते हो कि हम जो है चाइना के साथ में कहीं ना कहीं पर ट्रेड रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस आज के डेट में दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो गई है कई प्रोडक्ट्स जो भारत के अंदर आते हैं वो मिसलीडिंग लेबल के साथ में नहीं आए। कई सामान ऐसा होता है जो बनता चाइना के अंदर है या ऐसे देशों में बनता है जहाँ से हम सामान लेना नहीं चाहते, लेकिन वो कर देते हैं कि स्टिकर्स लगा देते हैं या फिर आप कह सकते हो चीज़ें गलत तरीके से बताते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। दूसरे तरीके से यहाँ पर फायदा इस तरीके से उठाया जाता है कि कुछ कुछ देशों के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहाँ पर टैक्सेस वगैरह के अंदर हम काफ़ी छूट देते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो उन कंट्रीज में नहीं बनते वो उन कंट्रीज का लेबल लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आने के बाद में टैक्स फ्री या टैक्स एग्जाम या कम टैक्स के साथ में आने शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में देते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इनके साथ में मिलकर इन चेक्स को टाइट करेंगे, जिसके कारण जो भी ये प्रोडक्ट्स है वो एक्चुअल में जहाँ से आए हो वहाँ के ही लेबल्स पोस्ट करें। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है MMRDA या मुंबई से, जिन्होंने कहा कि वो 7 to 5 हेक्टर्स ऑफ एडिशनल लैंड सीक करते हैं उनके मेट्रो लाइन पिंक या लाइन 6 के लिए, जो है स्वामी समर्थ नगर से लेके विक्रोली की मेट्रो लाइन। तो यहाँ पर दोस्तों 15 हेक्टर का लैंड ऑलरेडी एलोकेट हुआ है कारशेड बनाने के लिए, लेकिन 108 कोचेस का टेंडर यहाँ पर दे दिया गया था, जिसके बारे में हमने कवर भी की थी। यहाँ पे जो रेक्स है ट्रेन आ रही है वो 108 कोचेस होगी टोटल, लेकिन इसको अभी रखने के लिए थोड़ी और जमीन की जरूरत पड़ेगी ऐसा इस गवर्नमेंट ने कहा है, जिसके लिए 5 to 7 हेक्टर्स ऑफ जमीन के लेंगे। वैसे प्रोबेबली यहाँ पे जमीन मिल भी जाएगी, है खाली जमीन, बस थोड़ा ये प्रोसेस जो है ब्यूरोक्रेटिकली आगे खींच जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है सूरत के पास वाले उधना रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जिसको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के अंतर्गत ट्रांसफॉर्म किया जाने वाला है वेस्टर्न रेलवे से और एक आइकॉनिक स्टेशन में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सूरत रेलवे स्टेशन का ऑलरेडी आप जानते हो बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है। अहमदाबाद या गांधीनगर की बात करें तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है और कई स्टेशन के देश भर में रिडेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसके अंदर उधना का भी नाम आने वाला है। और यहाँ पर काम जो है वो होगा 223.6 करोड़ रुपीस का, जो भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज होती है स्टेट ऑफ द आर्ट वो सब यहाँ पर होगी। 24 महीनों के अंदर इसका काम कंप्लीटली किया जाएगा। और वैसे इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड कर दिए गए हैं। साइट सर्विस, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सॉइल टेस्टिंग, ये काम भी कंप्लीट हो गया है, ऐसे वेस्टर्न रेलवेज ने कहा है। अगली उससे खबर आ रही है वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग सूरत एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एक्सपांशन वो करेंगे और 353 करोड़ रुपए के लिए वो खर्च करेंगे। तो करेंटली जो बिल्डिंग है सूरत एयरपोर्ट का वो 8,474 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है और उसको बढ़ा दिया जाएगा 25,520 स्क्वायर मीटर्स तक। इसके कंप्लीशन के बाद में होगा ये कि ये डेली बेसिस पर 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को होस्ट कर पाएंगे पीक आवर्स के दौरान। और एनुअल जो कैपेसिटी एयरपोर्ट की वो 3.5 मिलियन पहुंच जाएगी एनुअल बेसिस पे। साथ साथ 475 कार्स के लिए पार्किंग होगी, 5 बैगेज बेल्ट होंगे, जिसकी वजह से एयरपोर्ट कैपेसिटी काफी हद तक एक्सपांड हो जाएगी। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो ईडी पूछता है व्हाई इंडियन गवर्नमेंट डोंट इंट्रोड्यूस स्पेशल फ्लाइट्स फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन लाइक ईद एंड where there is 1 week vacation. Ticket price are 4 to 5 times the standard rate. There is huge NRI population who could visit home during these holidays but couldn't afford tickets which cost twice their salaries. तो देखो यार, गवर्नमेंट का काम है नहीं कि अगर आप जॉब के लिए कहीं पे गए हो तो वहाँ से फिर आपको घर पे लेके आने के लिए सब्सिडाइज टिकट्स दे या फ्लाइट चलवाए। जब कोई इमरजेंसी आती है, जब कोई क्राइसिस आता है, चाहे वो सूडान का क्राइसिस हो, यूक्रेन क्राइसिस हो या फिर पास्ट में भी हमने देखा है चाहे वो कुवैत वगैरह जैसी चीज़ें हो, गवर्नमेंट वहाँ पे उस समय पे जब इंडियन सिटीजन्स को जान से बचाने की बात आती है उस समय पर स्पेशल फ्री फ्लाइट्स चलाती है, क्योंकि उस समय पर वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब छुट्टी आ रही है, लोगों को घर आना है, उस समय पे गवर्नमेंट उनको फ्लाइट सब्सिडीज नहीं दे सकती। हालांकि कुछ फ्रीबी स्कीम के अंदर की चीज़ें पास में की गई है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है ही नहीं कि आप जाके जो है लोगों को घर पे ले आने के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स को डिस्टर्ब करे। अब एविएशन मार्केट जो है पहले कंट्रोल्ड हुआ करता था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस समय पे ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल थी, लेकिन इसी की वजह से एविएशन बढ़ भी नहीं पा रहा था। तो एविएशन मार्केट को फ्री कर दिया गया, जिसके बाद में हमें आज इतनी सारी एयरलाइंस नजर आ रही है। एक बात हमें समझना जरूरी है कि एरोप्लेन्स अफोर्डेबल बने हैं, इसके वजह से आज मिडिल क्लास लोग भी जो है कहीं ना कहीं पर कुछ फ्लाइट्स अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जितना साल में पीछे जाए तो उतना अगर हम देखें तो जो एक्चुअल फ्लाइट्स वगैरह होती थी ये अफोर्डेबल नहीं हुआ करती थी, ये बहुत महंगी हुआ करती थी। जब बात हम करें एविएशन इंडस्ट्री के नेशनलाइज्ड होने के उस समय के बारे में,
तो बेसिकली जो रिच ट्रैवलर है वो मिडिल क्लास के लिए जगह बनाते हुए फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में शिफ्ट हुआ है, जबकि पीछे का जो है वो इकोनॉमिकल बनाया। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी वो चीज़ कहीं ना कहीं पर पॉलिसीज के जरिए कर चुकी है। अब डायनामिक प्राइसिंग की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ते हैं और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी और इंडस्ट्री भी इसको पसंद नहीं करेगा और एविएशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन कंक्लूजन अगर कहे तो ना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी की छुट्टियों के लिए वो उनको फ्री फ्लाइट्स वगैरह या सस्ती फ्लाइट्स अरेंज करवाए, ये जो है मार्केट डायनामिक्स पे चलता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #आस्पिटी के साथ में। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, हम 5 लाख के बहुत करीब है और मिलेंगे अगले वीडियो में।